नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाई हूं आपके सामने एक पुस्तक जिसका नाम है तेजाब। जी हाँ, कहानी संग्रह है ये तेजाब, आप देख सकते हैं। और इसके रचिता हैं जसविंदर शर्मा जी, आप देख सकते हैं। कुछ समय पहले इनका एक कहानी संग्रह आया था, लापता। इसकी भी समीक्षा मैंने की थी और अब मेरे पास आया है तेजाब। तो दोस्तों, आज हम इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस तरह की कहानियां हैं, क्या उनका कथानक है और जसविंदर जी ने उसको कैसे अपनी कलम से ढाला है, पन्नों पर कैसे उतारा है। तो अब मैं बात करती हूँ इस पुस्तक के बारे में, तेजाब। थोड़ा सा बता देती हूँ, पेपर बैक में 2021 में प्रकाशित हुई है। वनिका प्रकाशन बिजनौर से प्रकाशित हुई है और इसका मूल्य है 260 रुपए, पृष्ठ 128। मेरे हिसाब से इसका मूल्य 150 रुपए होना चाहिए क्योंकि ये पेपर बैक में है। अब मैं परिचय देना चाहूंगी। जसविंदर जी का पंचकुला निवासी है, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कल्याण अधिकारी हैं। कहानी, व्यंग, कविता, उपन्यास, नाटक की कई पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं। सहारा कथा पुरस्कार मिला है। कुछ नाटकों पर इनके लघु फिल्म का निर्माण हुआ है। 20 से अधिक ई पुस्तकें हैं इनकी। और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। इसमें 28 छोटी कहानियां, लघु कलेवर की कहानियां जो 3-4 पृष्ठों में समाई हैं, यानी प्रत्येक कहानी 3-4 पृष्ठ से ज्यादा नहीं है। ये विद्रोह की सीपियां हैं जो धीरे धीरे खुलती हैं। स्त्रियों की दशा और दिशा बताती हैं कहानियां। बुजुर्ग पीढ़ी की कहानियां उनकी व्यथा बताती हैं, उनका अकेलापन है, उनकी मनोदशा है। बचपन की कहानियां कड़वे सच को बयान करती कहानियां। भाइयों के बीच जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर कहानियां। नफरत की कहानी, प्रतिशोध की कहानी और कुछ एक कहानियां। जी हाँ, लापता कहानी संग्रह में कुछ कहानियां बड़ी हैं जो इसमें उनका लघु रूप है। कुछ एक कहानियां, कुछ कहानियां मुझे शब्द चित्र महसूस हुई, यानी किसी पात्र के बारे में है और उसके पेशे के बारे में। एक आध कहानी ऐसी है। सभी कहानियां रोचक है, प्रभावशाली हैं, प्रवाहमयी हैं। भाषा सरल है, पात्रानुकूल कथोपकथन है। हालांकि कुछ कहानियों में कम है कथोपकथन। इस पुस्तक को छोड़ने का मन नहीं हुआ मेरा, लेकिन एक सिटिंग में मैं नहीं पढ़ पाई। मुझे 3-4 दिन लगे इसे पढ़ने में। 28 कथानक। तो मैं बात करूंगी प्रथम कहानी के बारे में, तपते दिनों के दंश। कहानी गांव के स्कूल के मास्टरों का रेखा चित्र है। और उसके बाद एक कहानी है, लड़की क्या कर सकती है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि लड़की कैरियर चुने या बच्चे पैदा करे या उनके पालन पोषण करे, क्या करे, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख गई हैं। अभी भी असमंजस की स्थिति रहती है, एक जद्दोजहद रहती है कि वे क्या करें। ऐसे में उन्हें बीच का रास्ता अपनाना होगा। वे कैरियर ना छोड़ें, लेकिन उन्हें इंतजाम करना होगा अपने बच्चों का किसी भी तरह से, हाँ, सामंजस्य बिठाना होगा। इस तरह की अगर परिस्थिति आती है तो मुझे लगता है जॉइंट फैमिली एक बेहतर विकल्प है। बच्चों को दादा दादी, नाना नानी का प्यार भी मिलेगा और स्त्री आराम से अपनी नौकरी भी कर पाएंगी। एक कहानी है शेषफल। ईमानदारी का शेषफल सबको मिलता है, कम मिलता है, सही बात है, लेकिन पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास धैर्य की दौलत है वह सबसे अमीर आदमी है। जो संतुष्ट रहता है वह टॉप का धनी है। एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, शैतान की हार। नशा छुड़ाने वाले भोपाल सिंह के प्रयास की कहानी है। मैं इसके लिए तालियां बजाना चाहूंगी इस पात्र के लिए, क्योंकि भोपाल सिंह स्वयं भी नशे का आदी था, बर्बाद हो गया था। उसे जब एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वह संभल गया और उसने बीड़ा उठाया। जो युवा नशे की गिरफ्त में फंसते हैं उन्हें बाहर निकालने का, नशेड़ियों को मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास किया। तो वह एक तरह से प्रशंसा के हकदार है भोपाल सिंह। एक कहानी सहारा है। बुजुर्ग माँ गांव में रहे जहां वह अकेली रहती है, या बेटी के पास बेंगलोर में अलग घर लेकर रहे, या अपने बेटे के साथ मुंबई में रहे। ये उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह है। उसे समझ में नहीं आता कि वह बुढ़ापे में अकेली कहाँ रहे। उसे सोचना होगा कि अंत में कोई सहारा तो चाहिए, सबको चाहिए कोई ना कोई सहारा।
एक कहानी है ऑक्सीजन बार, समसामयिक कहानी है, मुझे अच्छी लगी, प्रयोगात्मक लगी। देखिए, गांव में भरपूर ऑक्सीजन है और यहाँ शहर में जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां ऑक्सीजन बार खोले जा रहे हैं। ऐसा ही होगा यदि हमने इसके बारे में कोई इसमें समस्या का हमने समाधान नहीं निकाला तो हमें भी शहरों में, महानगरों में ऑक्सीजन बार खोलने होंगे जहां भी 1-2 घंटे बैठकर ताजा ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने गांव से जुड़े रहे, उनकी जड़ों से जुड़े रहे। तेजाब जो शीर्षक कहानी है, इसमें पति तेजाब फेंक कर अपनी पत्नी पर के चेहरे पर तेजाब फेंक कर विदेश भाग जाता है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पत्नी कहती है कि बेरहम समाज रोज उसके चेहरे पर नफरत का तेजाब फेंकता है, इससे उसे ज्यादा तकलीफ होती है। उसमें इस कहानी में एक ये अच्छा लगा, इसका जो अंत था या सुझाव समझ लीजिए, परिवर्तन था कि वह जो किरण है मुख्य पात्र, वह एक संस्था बनाती है ऐसे लोगों की और जोड़ती है उन लोगों को और उनको आशा की राह दिखाती है। एक कहानी है मृत्यु बोध के जीवंत पल, एक जल्लाद की कहानी है। एक शिकायत कहानी है, यौन शोषण की कहानी है। सीमा रेखा कहानी पीढ़ियों में जो सोच का अंतर है वह बताती है। पीढ़ियों में जो सोच का अंतर आता है उससे आप निकल नहीं सकते, लेकिन वही बात की सामंजस्य बिठा सकते हैं। ये दोनों पीढ़ियों को समझना होगा। पत्नी और मां के बीच में पिसता पुरुष समझ में नहीं उसको आता कि वह किसका पक्ष ले। पत्नी का पक्ष लेता है तो मां नाराज होती है, मां का पक्ष लेता है तो पत्नी। वंडर वुमन कहानी सशक्त कहानी है। वह पति से तंग आकर जो पत्नी है प्रेमी ढूंढ लेती है, लेकिन एक दिन अकेले वो अपने साथ गुजारना चाहती है और प्रेमी को भी साथ नहीं ले जाती है। अकेले घूमती है, मॉल में घूमती है, चीजों को देखती है, लुत्फ उठाती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि पुरुष के बगैर उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है या नहीं। मेरे हिसाब से प्रत्येक स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व है, बशर्ते कि वह पैरासाइट ना बने। वह अपने हिसाब से जिए, स्वतंत्र जिए और किसी पर निर्भर ना रहे। नसीहत कहानी है वही कि बच्चों की खातिर जॉब छोड़े या ना छोड़े इस ऊहा-पोह में है जया, लेकिन अंत में कैरियर को चुनती है क्योंकि उसकी मां उसे बताती है, संतुलन करना सिखाती है। फासला कहानी है, यह हल है एक समस्या का। अच्छा हल है कि पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते एक ही छत के नीचे और तलाक भी नहीं लेना चाहते क्योंकि बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों को मां और बाप दोनों का प्यार चाहिए, तो वे बीच का रास्ता निकालते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। हालांकि स्पेस खाई में बदल जाता है, लेकिन उन्हें इसका पछतावा नहीं है क्योंकि कम से कम बच्चों को तो उन दोनों का प्यार मिलता है। तो ये एक अच्छा हल है कि पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहें और एक दूसरे की जिंदगी में दखल ना दें। दूसरी पारी कहानी पोस्ट रिटायरमेंट की कहानी है। मैंने कुछ लोगों को देखा और इसमें लेखक ने भी कहा कि कुछ लोग रिटायर होने के बाद भी ऑफिस जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। इसका पात्र जो है वह दफ्तर बिल्कुल अगले दिन सोचता है कि आज तो मुझे दफ्तर नहीं जाना, लेकिन वह बहुत अच्छा उपाय करता है कि पूरा दिन अकेला मॉल में घूमता है, फिल्म देखता है, लंच करता है और रात को घर लौट आता है, अपने साथ जीता है। जैसे उसमें वंडर वुमन में वो लेडी जो है, वो महिला जो है वो अपने साथ घूमती है, अकेली घूमती है, ऐसे ही पुरुष भी। तो पुरुष हो या स्त्री, सबको कभी ना कभी अपने साथ अकेले होना ही चाहिए। अंतिम कहानी गुमनाम कहानी है। श्यामलाल को 15 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन वह रोज ऑफिस जाता है। शनिवार इतवार को चंडीगढ़ की सेक्टर 17 की मार्केट में घूमता है, लड़कियों को ताड़ता है, यह बुरी बात है। और एक दिन वह अचानक गायब हो गया, लापता हो गया, किसी को नहीं पता वह कहां गया। इससे अच्छा तो यह होता कि वह रिटायरमेंट के बाद अपने किसी शौक को पूरा करता, किसी काम में मन लगाता, बेवजह इधर उधर घूमना। ऐसे बहुत से लोगों को मैं भी जानती हूं जो अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव नहीं करते और वही लड़कपन का, शौकपन, जवानी का उथलापन कहूंगी मैं, ये उसी में घूमते हैं, जो ठीक नहीं है।
इनकी कहानियां समाज के चित्र उतारती हैं और कई कई कहानियों में मुझे सुलझाव भी नजर आया, तेजाब कहानियों में। तो जसविंदर जी ने बहुत बढ़िया कहानियां लिखी हैं। तो एक तो अंत का मैं पढ़ना चाहूंगी कहानी का कि इस साल तो किसी ने श्यामलाल का कोई जिक्र ही नहीं किया। वह जिंदा है या मर गया किसी को कोई अंदेशा नहीं था। सच में किसी ने कुछ लेना देना भी नहीं था उससे। कभी कोई किस्सा नहीं उठा कि श्यामलाल मरा तो कैसे मरा, क्या वह अपनी बेटियों के पास तो नहीं चला गया, बस वह गुमनाम हो गया। तो दोस्तों, गुमनाम वही लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के काम नहीं आते, दूसरे लोगों की मदद नहीं करते, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि यदि इंसान किसी के दिल में घर बनाना चाहता है और गुमनाम नहीं होना चाहता तो उसे अपने आसपास के लोगों की सदैव मदद करनी चाहिए, मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।